नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले 1 मार्च के करंट अफेयर्स की तथा इसके जो पीडीएफ है आपको नीचे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। इससे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 इस वर्ष का 7वां संस्करण पुणे में शुरू हुआ। तो यह आयोजन 26 से 28 फरवरी 2026 तक पुणे में पीआईसी के पाषण परिसर में आयोजन किया गया। तो यह विदेश मंत्रालय और पुणे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का एक संयुक्त प्रमुख ट्रैक 1.5 संवाद है। थीम की बात करें तो इस वर्ष का विषय वैश्वीकरण से परे भू अर्थव्यवस्था, शुल्क प्रौद्योगिकी और रणनीतिक संरेखण है। अगला है करली पट्टियों अभ्यास। भारतीय वायुसेना ने इस पारंपरिक मार्शल आर्ट अभ्यास का आयोजन किया। उद्देश्य जटिल समुद्री वातावरण में त्वरित बल प्रक्षेपण, संयुक्त योजना और सटीक परिचालन निष्पादन की क्षमताओं का परीक्षण करना। प्रतिभागी तो इसमें भारतीय वायुसेना के साथ सशस्त्र बल विशेष अभियान प्रभाग और भारतीय तटरक्षक बल ने एक एकीकृत टीम के रूप में भाग लिया। प्रमुख गतिविधियों की बात करें तो पैरा ड्रॉपिंग। अगत्ती हवाई अड्डे पर AN-32 परिवहन विमान से पैरा ड्रॉपिंग का ऐतिहासिक प्रदर्शन किया गया। हवाई युद्धाभ्यास सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान ने द्वीपों के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। विशेष अभियान तो इसमें कॉम्बैट फ्री कॉल, हेलीबॉर्न मिशन और उभयचर हमले शामिल थे। समुद्री सुरक्षा की बात करें तटरक्षक जहाजों और डॉनिमर्स 228 विमानों के साथ मिलकर एंटी शिप स्ट्राइक और खोज एवं बचाव कार्यों का अभ्यास किया गया। अगली खबर है दिल्ली एयरपोर्ट की रैंकिंग 2025-26 की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट को एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 5वां सबसे बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया। तो रैंकिंग में बड़ी छलांग। वर्तमान स्थान बात करें तो 2025 में 5वां स्थान था। पिछला स्थान 2019 में महामारी से पूर्व में दिल्ली हवाई अड्डे 9वें स्थान पर था। प्रतिस्पर्धा दिल्ली ने सिंगापुर के चांगी, बैंकॉक के स्वर्णभूमि और दक्षिण कोरिया के इंचियोन जैसे प्रमुख वैश्विक केंद्रों को पीछे छोड़ दिया है। क्षमता और डेटा की बात करें तो रैंकिंग यात्री संख्या के बजाय निर्धारित एयरलाइंस सीट क्षमता पर आधारित है। कुल सीटें दिल्ली हवाई अड्डे ने 2025 में लगभग 46.18 मिलियन वन वे प्रस्थान सीटों का रिकॉर्ड बनाया है। यह चौथे स्थान पर काबिज बीजिंग कैपिटल हवाई अड्डे से केवल 31,000 सीटों के अंतर से पीछे है। वृद्धि के मुख्य कारक की बात करें तो घरेलू मांग में उछाल। तो भारत के बढ़ते मध्य वर्ग के कारण घरेलू हवाई अड्डे की मांग में भारी वृद्धि हुई है। इंडिगो का विस्तार भारत में सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो द्वारा नए मार्गों और विमानों की संख्या में की गई आक्रामक वृद्धि से इस रैंकिंग का मुख्य चालक रही है। बुनियादी ढांचा हवाई अड्डा संचालक GMRDIAL द्वारा की गई विस्तार योजनाओं ने क्षमता को 30% तक बढ़ाने में मदद की है। एशिया पैसिफिक में शीर्ष 5 हवाई अड्डे तो टोक्यो हनेडा है जो कि जापान 55.35 मिलियन सीटें, संघाई पुडोंग चीन 51.07 मिलियन सीटें, ग्वांगजो ब्यून चीन 50.17 मिलियन सीटें, बीजिंग कैपिटल चीन 46.21 मिलियन सीटें और दिल्ली जो कि भारत है 46.18 मिलियन सीटें। वैश्विक स्तर पर बात करें दिसंबर 2025 के मासिक आंकड़ों के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया का 7वां सबसे बेस्ट हवाई अड्डा भी घोषित किया गया था। अगली खबर है लार्सन एंड टुब्रो। तो महाराष्ट्र में लेगो इंडिया का निर्माण करेगा। लार्सन एंड टुब्रो ने महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में अत्यधिक लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी अर्थात लेगो इंडिया वेधशाला बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग से 1000 से 2500 करोड़ का अनुबंध हासिल किया है। यह 48 महीने में पूरी होने वाली एक प्रमुख मेगा साइंस परियोजना है
जिसमें 8 किलोमीटर लंबी उच्च वैक्यूम ट्यूब और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना शामिल है। लेगो इंडिया परियोजना के प्रमुख विवरण की बात करते हैं। तो परियोजना और स्थान महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के औंधा में भारत का पहला गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर था लेगो इंडिया बनाया जाएगा। अनुबंध का मूल्य एल&टी ने इसे महत्वपूर्ण श्रेणी में वर्गीकृत किया है जो 1000 करोड़ से 2500 करोड़ की सीमा में है। समय सीमा तो परियोजना को पूरा करने की कुल अवधि 48 महीने है। एल&टी की भूमिका की बात करें तो कंपनी का हैवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी इंजीनियरिंग प्रभाग मिलकर निर्माण करेगा। तकनीकी कार्य तो इसमें 8 किलोमीटर लंबी अल्ट्रा हाई वैक्यूम बीम ट्यूब कंपन संवेदनशील सिविल संरचना वैक्यूम उपकरण और अन्य सहायक प्रणालियों की स्थापना शामिल है। महत्व यह परियोजना भारत को ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने और गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के वैश्विक नेटवर्क अमेरिका, इटली, जापान के साथ में एक प्रमुख भागीदार बनाएगी। अगली खबर है MBR गुप्ता चेयरमैन डॉक्टर भार्गव पल्लव को इंडोनेशिया से रॉयल ऑनर मिला। तो सम्मान के प्रमुख विवरण की बात करें तो शाही उपाधि उन्हें आधिकारिक तौर पर HE दातो डॉक्टर भार्गव मल्लपा की मानद शाही अदत उपाधि दी गई। ऐतिहासिक उपलब्धि डॉक्टर मल्लपा इस विशिष्ट सम्मान को प्राप्त करने वाले केवल तीसरे भारतीय नागरिक बने हैं। मान्यता का कारण तो यह सम्मान उनके सामाजिक विकास, मानवीय प्रयासों और विशेष रूप से कृषि और आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के योगदान के लिए दिया गया। ट्राई दिवस तो ट्राई ने अपना स्थापना दिवस मनाया 20 फरवरी को, जो कि स्थापित हुआ था। तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI ने 20 फरवरी 2026 को अपनी स्थापना के 29 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ट्राई दिवस 2026 मनाया। तो ट्राई स्थापना दिवस 20 फरवरी के मुख्य विवरण की बात करें तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि TRAI की स्थापना 20 फरवरी 1997 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। 2026 का आयोजन इस वर्ष के मुख्य समारोह का आयोजन 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में किया गया, जिसकी शुरुआत अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। प्रमुख चर्चा के विषय तो स्थापना दिवस पर 2 महत्वपूर्ण तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। तो समावेशी टीवी पहुंच, सभी घरों तक टीवी पहुंचना, नीति, तकनीक और रणनीति, नेटवर्क स्लाइडिंग और नेटवर्क इंटेग्रिटी, तो उन्नत नेटवर्कों में नवाचार और उपभोक्ता अधिकारों के बीच संतुलन। मंत्री का संदेश तो संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्राई को बधाई देते हुए 5G, 6G और AI के युग में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका की सराहना की। उद्देश्य ट्राई का मुख्य मिशन भारत में दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र के लिए एक पारदर्शी नीतिगत वातावरण तैयार करना और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। अगली खबर है विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन, इसका आयोजन गोवा में किया गया। तो संस्करण यह इस सम्मेलन का चौथा संस्करण था। इसके पिछले संस्करण विशाखापट्टनम, कोच्चि और चेन्नई में आयोजित किए गए थे। मुख्य विषय तो महासागर स्वास्थ्य और सतत भविष्य, ओशियन हेल्थ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर था। स्थान CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, डोना पाउल, गोवा। आयोजक यह सम्मेलन विज्ञान भारती, CSIR, NIO राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र NCPOR और गोवा विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने इसका उद्घाटन किया। मुख्य विशेषताओं की बात कर लेते हैं तो ब्लू इकोनॉमी, सम्मेलन का मुख्य जोर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के साथ साथ सतत समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर था। मछली ऐप का शुभारंभ, इस अवसर पर मछली ऐप और नेशनल मरीन
रिस्क इंटेलिजेंस ब्रीफ 2026 को लॉन्च किया गया। गोवा घोषणा पत्र सम्मेलन के समापन पर महासागर अनुसंधान एवं स्थिरता के लिए गोवा घोषणा पत्र को अपनाया गया। सहभागिता, इसमें लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें विज्ञान, नीति निर्माता, उद्योग जगत के नेता और छात्र शामिल थे। विशेष सत्र, तो मछुआरों के लिए एक विशेष बैठक और छात्रों के लिए महासागर साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वैज्ञानिक और तकनीकी पहल, तो सम्मेलन में समुद्री अनुसंधान में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के उपयोग, डीप सी एक्सप्लोरेशन, गहरे समुद्र की खोज और जलवायु लचीलापन पर 600 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्र प्रताप का प्रदर्शन भी इस आयोजन का एक हिस्सा था, जो समुद्री सुरक्षा और प्रदूषण प्रतिक्रिया में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। अगली खबर है 16वां वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच कर बंटवारे के लिए केंद्रीय चर्चा। तो भारत के 16वें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है, जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संस्थानों के संतुलन को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है। परीक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो अध्यक्ष, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष को कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संवैधानिक आधार की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति को हर 5 साल में वित्त आयोग गठित करने की शक्ति देता है। कार्यकाल और रिपोर्ट की बात करें तो आयोग को 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, जिसकी सिफारिश 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए लागू होगी। मुख्य कार्य की बात करें तो कर बंटवारा, तो केंद्र द्वारा एकत्र किए गए शुद्ध कर राजस्व को केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे बांटा जाए। तो राज्यों के बीच आवंटन, तो राज्यों के बीच उस हिस्से को किस आधार पर जनसंख्या, क्षेत्रफल, आय अंतराल आदि पर विभाजित किया जाए। सहायता अनुदान, भारत की संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांतों को तय करना। पंचायत और नगर पालिकाओं के संसाधन, तो राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर स्थानीय निकाय के संस्थानों को बढ़ाने के उपाय सुझाना। चर्चा के प्रमुख विषय 16 वित्त आयोग विशेष रूप से आपदा प्रबंधन, वित्त पोषण की समीक्षा करेगा और सहकारी संघवाद को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगली खबर है सरकार द्वारा रोड एक्सीडेंट के तुरंत बाद मेडिकल सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो पीएम राहत योजना, तो पीएम इसका पूरा नाम क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट, अर्थात पीएम राहत। मंत्रालय, यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है। लॉन्च, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 13 फरवरी 2026 को इस योजना को मंजूरी दी और इसे सेवा तीर्थ भवन से अपने पहले निर्णय के रूप में लॉन्च किया। वैधानिक आधार, यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 के कानूनी जनादेश के तहत अधिसूचित है। प्रमुख विशेषताएं, कैशलेस उपचार, सड़क दुर्घटना से पीड़ितों को 1.5 लाख तक के मुफ्त कैशलेस इलाज मिलेगा। समय सीमा, यह लाभ दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों तक के उपचार के लिए मान्य है। गोल्डन आवर कवरेज, तो योजना का मुख्य उद्देश्य गोल्डन आवर अर्थात दुर्घटना के ठीक बाद का महत्वपूर्ण समय में त्वरित सहायता सुनिश्चित करना है। पात्रता, यह योजना भारत के किसी भी श्रेणी की सड़क, एनएच, राजकीय राजमार्ग या शहर की सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं के लिए लागू है और इसमें पीड़ितों को राष्ट्रीयता का कोई बंधन नहीं है। कार्यान्वयन और तकनीक, हेल्पलाइन 112, दुर्घटना होने पर 112 डायल करके एम्बुलेंस सहायता और निकटतम नामित अस्पताल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल इकोसिस्टम, यह योजना एमओरथ और ईडीएआर अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट प्लेटफॉर्म और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के TMS 2.0 अर्थात ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ती है। स्थिरीकरण उपचार, गंभीर मामलों में 48 घंटे और सामान्य मामलों में 24 घंटे
का स्त्रीगण उपचार प्रदान किया जाता है। भुगतान तंत्र, अस्पताल को भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना कोष के माध्यम से किया जाएगा। बीमाकृत वाहनों के मामले में बीमा कंपनियां भुगतान करेंगी, जबकि हिट एंड रन मामलों में सरकार अपने बजट से भुगतान करेगी। शिकायत निवारण, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा नामित एक निकायत निवारण अधिकारी शिकायतों का निपटारा करेगा। अगली खबर है डिजिटल सुरक्षा से, तो सिम बाइंडिंग को लेकर नए निर्देश। सिम बाइंडिंग क्या है? तो सिम बाइंडिंग एक सुरक्षा प्रक्रिया है जिसमें एक विशिष्ट मोबाइल ऐप जैसे गूगल पे, फोन पे या बैंक ऐप को केवल उसी मोबाइल डिवाइस पर चलाने की अनुमति दी जाती है जिसमें वह पंजीकृत सिम कार्ड लगा हो। यदि सिम निकालकर दूसरे फोन में डाली जाती है तो ऐप काम करना बंद कर देता है। नए निर्देश और तकनीकी की आवश्यकता, तो 2 चरण सत्यापन। नए नियमों के अनुसार डिजिटल वॉलेट और बैंकिंग ऐप्स के लिए केवल ओटीपी पर्याप्त नहीं है। अब डिवाइस आईडी और सिम कार्ड का यूनिक सिग्नेचर मैच होना अनिवार्य है। क्लोनिंग पर रोक, यह तकनीक सिम स्वैप धोखाधड़ी को रोकने के लिए लाई गई है, जहां अपराधी पीड़ित के नाम पर नया सिम लेकर ओटीपी चुरा लेते थे। TRAI के निर्देश, तो ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों को निर्देश दिया है कि यदि कोई उपयोगकर्ता नया सिम कार्ड लेता है और अगले 24 घंटे तक उस पर आने वाले सभी SMS और बैंकिंग सेवाओं को ब्लॉक रखा जाए ताकि धोखाधड़ी की स्थिति में पीड़ित को कार्रवाई का समय मिल सके। बैंकों के लिए अनिवार्यता, तो RBI ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप्स में हार्डवेयर सिम मैपिंग लागू करने के निर्देश दिए हैं। डिजिट सुरक्षा के लिए महत्व, तो अनधिकृत पहुंच पर रोक, यदि कोई आपके बैंक क्रेडेंशियल को चुरा भी लेता है तो आप अपने फोन पर आपके खाते का उपयोग तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपका मूल सिम वापस न हो। मल्टी डिवाइस लॉगिंग पर प्रतिबंध, तो सुरक्षा की दृष्टि से एक बैंक खाता अब केवल एक प्राइमरी बाउंड डिवाइस तक सीमित रहेगा। धोखाधड़ी में कमी, तो ग्रामीण और कम तकनीक प्रेमी उपयोगकर्ताओं के लिए यह एक साइलेंट सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। परीक्षा के लिए अगर उपयोगी टर्म्स की बात करें तो IMEI बाइंडिंग, फोन के यूनिक नंबर को ऐप से जोड़ना। सिम स्वैप फ्रॉड, पुराने सिम को डीएक्टिवेट कर नया सिम जारी करवा कर किया गया फ्रॉड। अब बात करते हैं 1 मार्च के इतिहास की, तो महत्वपूर्ण दिवस और विषय। शून्य भेदभाव दिवस, तो यह दिन यूनाइटेड नेशन द्वारा समानता और समावेश को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसका प्रतीक तितली है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, आपदा राहत सेवाओं के बलिदानों को याद करने के लिए मनाया जाता है। इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ICDO ने 1990 में इसकी शुरुआत की थी। अब बात करते हैं ऐतिहासिक घटनाक्रम की, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1 मार्च 1909 को इसकी स्थापना हुई, जो भारतीय उद्योग इतिहास में एक मील का पत्थर है। येलोस्टोन नेशनल पार्क, तो 1 मार्च 1872 को अमेरिका में दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया। राजधानी एक्सप्रेस, 1 मार्च 1969 को भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन नई दिल्ली और कोलकाता के बीच चली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, तो 1 मार्च 1947 को IMF ने औपचारिक रूप से अपना कार्य शुरू किया। रेडियो धर्मिता, 1896 में आज ही के दिन हेनरी बैकरल ने यूरेनियम लौड़ों के साथ काम करते हुए इसकी खोज की थी। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्तियों की बात करें तो मैरी कॉम, तो भारतीय मुक्केबाज और पद्म विभूषण विजेता मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 को हुआ था। सत्याग्रह की घोषणा, 1919 में गांधी जी ने रूलट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह शुरू करने की इच्छा आज के ही दिन जाहिर की थी। संविधान और राजनीति की बात करें तो 61वां संशोधन, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई थी। 69वां संशोधन, दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान और विधानसभा का गठन। 84वां संशोधन, 2001 में 1991 की जनगणना के आधार पर सीटों के पुनर्संयोजन का प्रावधान किया गया। बात करें एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026, इस वर्ष का 7वां संस्करण पुणे में हुआ। ये रिपीट हो गया मुझे लगता है।
ठीक, ये इतना जो है रिपीट हो गया है, इसको आप लोग छोड़ दीजिए, ये ऊपर का ही है। हम लोग चलते हैं आज के एमसीक्यू प्रश्नों की तरफ। ये सारा रिपीट हो गया है। तो ये है आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी मुंबई, सी पुणे, डी हैदराबाद। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी पुणे। अगला है, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 की थीम क्या थी? ऑप्शन ए है इंक्लूसिव ग्रोथ, बी डिजिटल एशिया, सी जियो इकोनॉमिक बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन, डी सस्टेनेबल एशिया। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी जियो इकोनॉमिक बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन। अगला है, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का संयुक्त आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है आरबीआई और नीति आयोग, बी एमईए और पीआईसी, सी डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ, डी सेबी और नाबार्ड। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी एमईए और पीआईसी। तो यह विदेश मंत्रालय और पुणे इंटरनेशनल सेंटर का ट्रैंक 1.5 संवाद है। अगला है, करली पट्टी अभ्यास किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है पारंपरिक नृत्य, बी पारंपरिक मार्शल आर्ट, सी कृषि उत्सव, डी सांस्कृतिक सम्मेलन। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा पारंपरिक मार्शल आर्ट। अगला है, दिल्ली एयरपोर्ट 2025-26 में एशिया पैसिफिक में किस स्थान पर रहा? ऑप्शन ए थर्ड, बी फोर्थ, सी फिफ्थ, डी सेवन। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी फिफ्थ। अगला है, दिल्ली एयरपोर्ट की रैंकिंग किस आधार पर तय की गई? ऑप्शन ए है यात्री संख्या, बी कार्गो मात्रा, सी सीट क्षमता, डी रनवे संख्या। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी सीट क्षमता। अगला है, लिगो इंडिया परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र। लेगो इंडिया परियोजना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, बी परमाणु ऊर्जा, सी गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन, डी उपग्रह प्रक्षेपण। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन। अगला है, ट्राय की स्थापना कब हुई थी? 1991, 1995, 1997 और डी 2000। तो इसका ऑप्शन करेक्ट जाएगा सी 1997। अगला है, विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए कोच्चि, बी चेन्नई, सी विशाखापट्टनम, डी गोवा। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी गोवा। अगला है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है एन के सिंह, बी अरविंद पनगड़िया, सी रघुराम राजन और डी शशिकांत दास। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस प्रश्न में? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। अगला है, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? ऑप्शन ए 110, बी 280, सी 356, डी 370।
इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 280। अगला है पीएम राहत योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी सड़क परिवहन मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी सड़क परिवहन मंत्रालय। अगला है पीएम राहत योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि कैशलेस इलाज मिलेगा? ऑप्शन ए 50,000, बी 1 लाख, सी 1.5 लाख, डी 2 लाख। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी 1.5 लाख। अगला जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 28 फरवरी, बी 1 मार्च, सी 8 मार्च, डी 10 मार्च। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी 1 मार्च। अगला है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए WHO, बी UNO, सी ICDO, डी यूनेस्को। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी ICDO। इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ने 1990 में इसकी शुरुआत की। अगला है भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस कब चली? ऑप्शन ए है 1950, बी 1962, सी 1969, डी 1975। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? तो इसका ऑप्शन करेक्ट है सी 1969। अगला है IMF ने औपचारिक रूप से कार्य कब शुरू किया? तो ऑप्शन ए है 1945, बी 1947, सी 1950, डी 1960। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी 1947। अगला 61वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए GST, बी मतदान आयु 18 वर्ष, सी पंचायत आरक्षण, डी आपातकाल। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी मतदान आयु 18 वर्ष। अगला है सिम बाइंडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर ए है नेटवर्क स्पीड बढ़ाना, बी बैटरी लाइफ बढ़ाना, सी सिम स्वैप फ्रॉड रोकना, डी डेटा स्टोरेज बढ़ाना। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी सिम स्वैप फ्रॉड रोकना। तो ये थे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 1 मार्च पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और इसके PDF के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।